साल 1163। इतिहास के सबसे बड़े मुस्लिम योद्धाओं में से एक नूरुद्दीन जंगी हद से ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। वो अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना किया था। ये हार इतनी ज्यादा बड़ी थी कि नूरुद्दीन जंगी के जो अभी कुछ दिन पहले तक मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, अब उनकी इस हार की वजह से आधी से ज्यादा फौज ही खत्म हो चुकी थी। उनकी फौज का जितना भी साजो सामान था या हथियार थे वो तो भूल ही जाइए, खुद नूरुद्दीन जंगी की तलवार या उनके हथियार तक दुश्मन के हाथों में जा चुके थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नूरुद्दीन जंगी का सब कुछ खत्म हो चुका था। वो फिजिकली मतलब जिस्मानी तौर पर तो जैसे तैसे इस जंग में बच गए थे, मगर अंदरूनी तौर पर इस बड़ी हार ने उनके दिल गुर्दे सबको चीर कर रख दिया था। और फिर इसी परेशानी के आलम में नूरुद्दीन जंगी ने एक ऐतिहासिक कसम खाई। कसम ये थी कि जब तक मैं अपनी और इस्लाम की इस बड़ी हार का बदला नहीं ले लेता हूँ, तब तक मैं अपने कमरे में और अपने बिस्तर पर कभी नहीं सोऊंगा। कमरे की छत की बजाय इसी खुले आसमान के नीचे बदला लेने तक हमेशा रात गुजारूंगा। तो अब सवाल ये है कि क्या नूरुद्दीन जंगी अपनी इस कसम को पूरा करने में कामयाब हो पाए थे? क्या वो बदला ले पाए थे? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि ये हार हुई क्यों थी? दुश्मन कौन था और दुश्मन से ये जंग कब, कैसे और क्यों लड़ी गई थी? इन सारे ही सवालों के जवाब अगर जानने हैं तो हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1148 और 49 के दौर से कि जब दूसरी सलीबी जंग खत्म हो चुकी थी। पहली सलीबी जंग में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली जो सलीबी फौजें थीं, उनको दूसरी जंग में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था और इसी शर्मनाक हार की वजह से यूरोप से आने वाली सलीबी फौजें वापस जा चुकी थीं। मगर जाहिर है पहली सलीबी जंग में कामयाबी के बाद सलीबियों ने जो मिडिल ईस्ट के इलाके में अपनी 4 रियासतें कायम की थीं वो तो अभी भी मौजूद थीं। और अब जब दूसरी सलीबी जंग में बड़ी हार के बाद यूरोप से आने वाली फौजें वापस जा चुकी थीं और उनके दोबारा आने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, तो मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर मतलब कि नूरुद्दीन जंगी ने इन चारों ही रियासतों से एक एक करके निपटने का फैसला किया। इनमें से जो सबसे ऊपर वाली एडिसा थी, इसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि इसको किसी दौर में नूरुद्दीन जंगी के फादर मतलब इमादुद्दीन जंगी ने ही खत्म कर दिया था। हालांकि अभी भी कुछ किले या छोटे मोटे इलाके ऐसे बाकी थे कि जो सलीबियों के कंट्रोल में थे और उन्हीं के ऊपर ही इस रियासत के हुक्मरान मतलब कि जुसैलियन II राज कर रहे थे। तो नूरुद्दीन जंगी ने सबसे पहले तो एडिसा रियासत के ही ये जो बचे कुचे किले थे इनको फतह किया और जो जुसैलियन II थे जो वहां से गायब हो चुके थे उनके पकड़ने पर भी इनाम रख दिया। इसी इनाम का ही लालच था कि कुछ दिन के अंदर ही कुछ तुर्क सरदार जैसे तैसे जुसैलियन II को पकड़ने में कामयाब हो गए थे और उनको नूरुद्दीन जंगी के हवाले कर दिया था। इसके बाद जुसैलियन II को अलिप्पो की जेल में डाल दिया गया। अगले लगभग 9 साल तक वो यहीं पर रहे और यहीं पर ही उनकी मौत हो गई थी। एडिसा रियासत को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद अब दूसरा टारगेट एंटियोक मतलब कि अंताकिया था। जी हाँ, वही अंताकिया कि जिसके हुक्मरान रेमंड के बारे में हम ऑलरेडी आप लोगों को अपनी सीरीज के पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि रेमंड को उस दौर में ईसाई दुनिया में सबसे काबिल और बहादुर कमांडर के तौर पर देखा जाता था। तो अब नूरुद्दीन जंगी का मुकाबला इसी रेमंड के साथ था। 1149 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी ने अब लगभग 6000 फौजियों के साथ अंताकिया नाम की इस रियासत के एक इनाब नाम के किले का घिराव कर लिया। दूसरी तरफ रेमंड को भी जैसे ही इस किले के घिराव की खबर मिली, उन्होंने 5000 की फौज पकड़ी और फौरन ही इस किले की तरफ निकल पड़े। जैसे ही रेमंड की फौज उस किले के पास पहुंची और नूरुद्दीन जंगी ने उस फौज को देखा तो उन्होंने घिराव खत्म किया और पीछे की तरफ वापस होने लगे। ये देखकर सलीबी फौज को ये महसूस हुआ कि शायद दुश्मन हमसे डर चुका है और डर कर भागने लगा है। बस यही सोचकर ही रेमंड पूरी तरीके से मुतमईन हो गए थे और उन्होंने अपनी पूरी फौज के साथ एक खुली जगह पर पड़ाव डाला। वहीं पर ही पूरी की पूरी फौज रात होने पर बेफिक्र होकर पूरी मस्ती में सो भी गई। मगर दूसरी तरफ जो नूरुद्दीन जंगी की फौज थी वो दरअसल भागी नहीं थी, बल्कि कुछ दूरी पर जाकर जो एक उनको अच्छी लोकेशन मिली उन्होंने वहां पर पड़ाव डाल लिया था और वहीं से ही सलीबियों की इस पूरी फौज का पल पल का जायजा ले रही थी। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही सुबह में वो पूरी सलीबी फौज उठी तो आंख खोलते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि नूरुद्दीन जंगी की फौज ने ऑलरेडी उनका घिराव कर लिया है। रेमंड और उनकी फौज बुरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि न तो वो अब पीछे जा सकते थे और न ही अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते थे। नतीजा ये हुआ कि जंगी फौज ने इन लोगों को बड़ी ही आसानी के साथ शिकस्त दे दी। बमुश्किल थोड़े बहुत ही ऐसे फौजी होंगे कि जो वहां से भागने में कामयाब रहे होंगे, वरना ज्यादातर सलीबी फौजी मारे गए थे। ये जंग कि जिसको बैटल ऑफ इनाब या बैटल ऑफ अर्दुल हातिम भी कहा जाता है, इसके बारे में इतिहासकारों ने
لکھا ہے کہ اس جنگ میں ریمنڈ کے پاس موقع تھا کہ وہ بھاگ سکتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ آخری سانس تک لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ آخری دم تک بہادری کے ساتھ زنگی فوج کا مقابلہ کرتے رہے تھے، مگر پھر ان کا سامنا شیرکو سے ہو گیا تھا۔ جی ہاں، وہی شیرکو کہ جن کو اس دور میں نور الدین زنگی کا سب سے قابل اور بہادر کمانڈر مانا جاتا تھا، اور جن کے اوپر ہی نور الدین زنگی کو سب سے زیادہ بھروسہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو جیسے ہی شیرکو اور ریمنڈ کا آمنا سامنا ہوا تو شیرکو نے ایک ہی وار میں ریمنڈ کو ختم کر دیا تھا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے ریمنڈ کی لاش کو پہچان لیا گیا تھا، جس کے بعد ایک سپاہی نے ریمنڈ کا سر کاٹا اور اس کٹے ہوئے سر کو نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیا، جس کے جواب میں نور الدین زنگی نے اس سپاہی کو انعام سے نوازا۔ بعد میں اس سر کو ایک چاندی کے باکس میں رکھا گیا اور اس چاندی کے باکس کو بغداد میں موجود عباسی خلیفہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ اب ریمنڈ کوئی معمولی کمانڈر تو تھے نہیں، اسی لیے ریمنڈ کی موت عیسائی دنیا کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تھی۔ اس کے بعد کچھ وقت کے اندر ہی اب نور الدین زنگی نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ انطاکیہ ریاست کے جو باقی ایسٹرن علاقے تھے ان پر بھی کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ایون اس ریاست کا جو مین شہر تھا انطاکیہ، کہ جس کو اینٹیوک بھی کہا جاتا ہے، نور الدین زنگی نے اس کا بھی گھراؤ کیا تھا، لیکن وہ اس کو فتح نہیں کر سکے تھے۔ وجہ وہی تھی کہ جو ہم اس سیریز کے اپنے کچھ شروعاتی ایپیسوڈز میں جان ہی چکے ہیں کہ شہر کا جو ڈیفنس تھا وہ حد سے زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر پہاڑوں کے اوپر بسایا گیا تھا، اور اسی حد سے زیادہ مضبوط ڈیفنس کا ہی نتیجہ تھا کہ خود صلیبیوں کو بھی مسلمانوں سے یہ شہر حاصل کرنے کے لیے 8 سے لے کر 9 مہینے لگاتار محنت کرنی پڑی تھی۔ اب نور الدین زنگی تو انتظار کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ پیچھے موجود جو 2 صلیبی ریاستیں ہیں ان میں سے کوئی بھی انطاکیہ کی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے اور زنگی فوج کا پیچھے سے گھراؤ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے انطاکیہ والوں کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسی ڈیل کہ جس کے تحت شہر والوں نے نہ صرف نور الدین زنگی کو حد سے زیادہ مال و دولت دیا، بلکہ اپنے ایسے بہت سارے قلعے بھی ان کے حوالے کر دیے کہ جو میڈیٹرینین سی کے کنارے پر موجود تھے۔ سمندر کے کنارے کا کچھ علاقہ اپنے کنٹرول میں آ جانے کے بعد نور الدین زنگی سمندر کے اس کنارے پر پہنچے اور یہاں پر انہوں نے غسل کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ پچھلے 50 سال میں پہلی بار ہوا تھا کہ جب کوئی مسلم حکمران سمندر کے اس کنارے تک پہنچ سکا تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ 1099 کے بعد سے ادھر پورے علاقے پر ہی صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ تو اب اس پورے علاقے میں بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد جب نور الدین زنگی اپنے شہر کی طرف واپس ہوئے تو وہاں پہنچ کر ان کو ایک اور گڈ نیوز ملی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ سن 1149 میں ہی دمشق کے حکمران معین الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ جی ہاں، وہی معین الدین کے جو رشتے میں نور الدین زنگی کے سسر ہوا کرتے تھے اور جن کے بارے میں ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں کافی کچھ جان چکے ہیں۔ تو ان کے انتقال کے بعد اب دمشق میں ایک پاور ویکیوم پیدا ہو چکا تھا اور گدی پر قبضہ کرنے کے لیے راجنیتک اتھل پتھل شروع ہو چکی تھی۔ شہر کے کچھ عقل مند لوگوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ان کو ڈر ستانے لگا، اسی لیے انہوں نے خود سے ہی نور الدین زنگی کو فوراً دمشق آنے کی اور شہر کا کنٹرول سنبھالنے کی دعوت دے دی۔ دعوت ملتے ہی نور الدین زنگی بھی دمشق پہنچ گئے اور پورے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس طرح سے اس دور کی مسلم دنیا کا ایک اہم شہر دمشق بھی اب نور الدین زنگی کی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔ اگلے لگ بھگ 10 سال تک سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا اور پھر سال 1160 کا وقت آیا کہ جب نور الدین زنگی کو ایک بار پھر سے انطاکیہ کی یاد آئی، مطلب ایک بار پھر سے نور الدین زنگی نے اپنی فوج کے ساتھ انطاکیہ پر حملہ کر دیا، اور اس بار تو انہوں نے خود انطاکیہ کے حکمران کو ہی گرفتار کر لیا تھا۔ انطاکیہ سے نپٹنے کے بعد اب ان کا ٹارگیٹ تھی تیسری ریاست، مطلب کہ تریپولی، اور یہیں پر ہی مسلم دنیا کے اس دور کے سب سے طاقتور حکمران نور الدین زنگی کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا کہ جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دراصل ہوا یہ کہ 1163 میں نور الدین زنگی نے اپنی فوج کے ساتھ تریپولی پر حملہ کیا۔ ابھی وہ اس ریاست کے بارڈر کے علاقے میں ہی موجود ایک قلعے کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے کہ تبھی اچانک سے اس ریاست کی جو مین بڑی اور طاقتور فوج تھی اس نے اپنے مین شہر سے آ کر ان لوگوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا بڑا اور اچانک سے تھا کہ زنگی فوج کے آدھے سے زیادہ سپاہی تو ہتھیار سنبھالنے سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ جو بچے تھے ان میں سے بھی زیادہ تر نے اب بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ خود نور الدین زنگی کو بھی جلد بازی میں اب ایک گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونا پڑا تھا۔ اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ جب نور الدین زنگی گھوڑے پر سوار ہوئے تو ان کے گھوڑے کے جو پیر تھے وہ شاید کسی رسی سے بندھے ہوئے تھے یا رسی میں الجھ گئے تھے، جس کی وجہ سے گھوڑا آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، مگر دشمن تو بالکل سر پر پہنچ چکا تھا۔ تو ایسے مشکل حالات میں ایک کرد سپاہی نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس رسی کو کاٹا تھا اور نور الدین زنگی کی وہاں سے نکلنے
निकलने में मदद की थी, मगर इस रस्सी को काटने की कोशिश में ही बाद में ये कुर्द सिपाही सलीबी फौज के हत्थे चढ़ गया था और अपनी जान नहीं बचा सका था। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस कुर्द सिपाही ने अपनी जान देकर नूरुद्दीन जंगी की जान बचाई थी। नूरुद्दीन जंगी यहाँ से फिर शाम के शहर हुम्स पहुंचे थे, जो उनकी रियासत का ही एक इलाका था, और यहीं पर आकर ही उन्होंने वो कसम खाई थी कि जिसका जिक्र हमने वीडियो के बिल्कुल शुरू में किया था। मतलब जब तक मैं अपनी और इस्लाम की इस हार का बदला नहीं ले लेता हूँ, तब तक अपने कमरे में या अपने बिस्तर पर सोने की बजाय हमेशा आसमान के नीचे ही सोऊंगा। तो अब इस कसम को पूरा करने की मतलब बदला लेने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। फौरन ही एक नई फौज तैयार की जाने लगी और उस नई फौज के लिए अब जितना भी हथियार या साजो सामान चाहिए था उसका भी इंतजाम किया जाने लगा। और तो और नूरुद्दीन जंगी ने अब उन तमाम मुस्लिम इलाकों में भी खत भिजवाने शुरू किए कि जो इलाके उनकी सल्तनत के अंडर में नहीं आते थे। वहाँ के हुक्मरानों को लिखा कि इस्लाम के नाम पर जंगी फौज की मदद की जाए। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अब इन आज़ाद इलाकों से भी एक के बाद एक इस्लाम के नाम पर फौजें नूरुद्दीन जंगी की तरफ पहुंचने लगी। नूरुद्दीन जंगी की ही अपील पर अलग अलग इलाकों में जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, मुस्लिम आलिम थे, उन लोगों ने भी आम लोगों से अपीलें करनी शुरू कर दी थी। और इन्हीं अपीलों का ही नतीजा था कि बहुत जल्द ही एक बड़ी फौज तैयार हो चुकी थी। जब नूरुद्दीन जंगी एक तरफ ये सब कुछ कर रहे थे तो जाहिर है दूसरी तरफ सलीबी हुक्मरान भी गाफिल नहीं थे, बल्कि वो भी पल पल की खबर रख रहे थे और उनको लगातार पता चल रहा था कि नूरुद्दीन जंगी किस बड़े लेवल की तैयारियां कर रहे हैं। और इन्हीं खबरों की वजह से अब वो परेशान भी रहने लगे थे। इसी परेशानी के आलम में ही अब त्रिपोली के सलीबियों ने नूरुद्दीन जंगी के सामने सुलह की पेशकश की, क्योंकि उनको एहसास हो चुका था कि शायद वो नूरुद्दीन जंगी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मगर दूसरी तरफ नूरुद्दीन जंगी ने सुलह करने से साफ इनकार कर दिया। जैसे ही त्रिपोली ने यह देखा कि नूरुद्दीन जंगी तो सुलह से साफ इनकार कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन ही जंगी सल्तनत के खिलाफ रोमन एम्पायर से मदद मांगी। रोमन एम्पायर की तरफ से उनको भरपूर मदद मिल भी गई और फिर कुछ मदद उनको बराबर ही में मौजूद अंताकिया से मिली। इस तरह से तीनों ही ताकतों ने मिलकर नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ एक बड़ी और ताकतवर फौज आखिरकार तैयार कर ही ली थी। इसके बाद ये तीनों ही ताकतें इकट्ठा होकर अंताकिया के इलाके में पहुंच गई थीं, जो नूरुद्दीन जंगी के इलाके के शहर अलेप्पो के करीब में ही मौजूद था। दूसरी तरफ नूरुद्दीन जंगी भी अपनी पूरी फौज लेकर शाम के शहर हारम की तरफ पहुंचे। यहाँ पर एक किला मौजूद हुआ करता था जिसको नूरुद्दीन जंगी फतह करना चाहते थे। जैसे ही सलीबियों को ये खबर मिली, वो भी अपनी पूरी फौज लेकर इसी तरफ आ गए और फिर यहीं पर ही नूरुद्दीन जंगी और इन तीनों ताकतों की फौज का मुकाबला हुआ। और 12 अगस्त 1164 को इतिहास की वो अहम और मशहूर जंग लड़ी गई कि जिसको बैटल ऑफ हारम के नाम से याद किया जाता है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि इस जंग में नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी ही जबरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई थी। जैसे ही जंग शुरू हुई थी तो मुस्लिम फौज के एक हिस्से ने पीछे हटना शुरू कर दिया। मानो देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये डरकर पीछे भाग रहा है। ये देखकर सलीबी फौज में जो घुड़सवार थे, जो घुड़सवारों की पूरी टुकड़ी थी, वो जल्दबाजी में खुशी से इनका पीछा करने लगी और जितने भी पैदल सिपाही थे उनको वहीं पर छोड़ गई। ये देखते ही मुस्लिम फौज के जो वो घुड़सवार थे कि जो अभी भी अपनी जगह पर कायम थे, उन्होंने फौरन इस पैदल दस्ते पर हमला कर दिया। अब क्योंकि ये पैदल फौज थी, घुड़सवारों का मुकाबला ज्यादा देर तक कर नहीं सकती थी, इसीलिए फौरन घबराकर जान बचाने की खातिर भाग निकली। दूसरी तरफ मुस्लिम फौज की वो एक टुकड़ी कि जिसने शुरुआत में पीछे भागने का दिखावा किया था, उसने भी जब ये देखा तो वो फौरन वापस पलट गई और पीछा कर रहे सलीबी घुड़सवारों पर बुरी तरीके से टूट पड़ी। जब तक मुस्लिम फौज के घुड़सवारों का वो हिस्सा कि जो सलीबियों की पैदल फौज को भगाने में कामयाब हो चुका था, वो भी वापस आ गया और इस तरह से सलीबियों की ये घुड़सवार फौज दोनों ही तरफ से मुस्लिम फौज से घिर चुकी थी। देखते ही देखते ये लोग बीच में फंसकर गाजर मूली की तरह कटने लगे थे। ये स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा कामयाब साबित हुई थी कि बीच में फंसे हुए सलीबियों के पास भागने का कोई चांस ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जान बचाने की खातिर सलीबियों के बड़े बड़े लीडर्स ने तक हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद बचे हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और हैरानी की बात तो ये है कि गिरफ्तार होने वालों में त्रिपोली और अंताकिया दोनों जगह के हुक्मरान तक शामिल थे। इन सारे ही कैदियों को अलेप्पो भेज दिया गया था। हालांकि बाद में बड़ी रकम के बदले में त्रिपोली और अंताकिया के जो हुक्मरान थे उनको छोड़ दिया गया था। हारम का ये अहम किला भी अब नूरुद्दीन जंगी के कंट्रोल में आ चुका था और अब मुस्लिम फौज का जो सबसे बड़ा और अहम टारगेट था वो था यरूशलेम शहर। 1099 ईस्वी से ही मुसलमान जिस एक मंजिल को हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, ये तमाम कुर्बानियां दे रहे थे, वो मंजिल मानो उनके करीब पहुंच चुकी थी। वैसे दोस्तों, यहाँ पर ये चीज भी जिक्र करना जरूरी है कि हारम की इस जंग में नूरुद्दीन जंगी के 9000 सिपाहियों के बीच एक नौजवान लड़का भी था जो बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ रहा था। बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ने वाला
ये नौजवान नूरुद्दीन जंगी के सबसे भरोसेमंद और सबसे काबिल कमांडर शेरको का भतीजा था। और जानते हैं कि शेरको के इस नौजवान भतीजे का नाम क्या था? इसका नाम था यूसुफ। जी हाँ, वही यूसुफ कि जो बहुत जल्द ही इतिहास में सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला था। मगर कैसे? आखिर कैसे सलाहुद्दीन अयूबी एक आम सिपाही से मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन गए? क्या नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी के बीच कोई अनबन भी थी कि जिसको लेकर कम ही बात की जाती है? और आखिर उस दौर में मिस्र की जो एक शिया हुकूमत थी वो सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों में कैसे आई थी? इन सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर आज नहीं बल्कि सलीबी जंगों की अपनी इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तो इसीलिए अभी आप लोग कुछ करें या ना करें, नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही इस सीरीज का अगला पार्ट आए तो उसको आप लोग मिस ना कर सकें। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।